एग्जाम में आने वाले सभी सवाल हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो आज का अपना यूनिट है 7, जिसका नाम है ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाश के संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे हम इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप में मुख्य अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे आपको देखना है, रिफ्रैक्टिंग ये अपवर्तन और ये रिफ्लेक्टिंग ये परावर्तन। तो इन दोनों में जो टेलीस्कोप का प्रकार होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप, तो इसमें क्या अंतर होता है। देखिए जो रिफ्रैक्टिंग होता है उसके अंदर लेंस लगाया जाता है, और जो रिफ्लेक्टिंग होता है उसमें मिरर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए स्टार्टिंग में हम बेसिक सवाल करेंगे और फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते हुए एग्जाम लेवल और उससे भी हाई लेवल तक के प्रश्न इसमें सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग का जो द्विजिरी का प्रयोग है उसमें फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो किस पर निर्भर करती है। देखिए वो लेमड़ा पर, इस पर वेवलेंथ पर निर्भर करेगी, स्लिट सेपरेशन पर निर्भर करेगी, और स्क्रीन से यानी कि जो पर्दे से जो दूरी है उस पर निर्भर करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, एक और तीन, हाँ ठीक है। तीसरा वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 नंबर इसके अंदर मिसिंग कर दिया है नंबरिंग में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ बनता है। केंद्रीय सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ बनता है बताइए इंटरफेरेंस पैटर्न में। दो वेव्स के पाथ डिफरेंस 0 होता है, या फिर पाथ डिफरेंस λ/2 पे बनता है, कौन सी जगह बनता है बताइए। सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट कहाँ बनता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जब दो वेव्स का पाथ डिफरेंस 0 होगा तब सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देख कोरेंट सोर्स, जो कोरेंट सोर्स होते हैं स्रोत, उनकी क्या विशेषताएं होती है भाई। कोहेरेंट सोर्स सोर्स क्या होते हैं, देखिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, वेरिंग फेज डिफरेंस, एम्पलीट्यूड अलग अलग, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, तो इसकी क्या विशेषता है। कोहेरेंट सोर्स कौन से होंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो इनमें फेज डिफरेंस या जो कलांतर होता है वो नियत होता है, ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कलांतर होता है वो नियत होता है इसके अंदर, किसके अंदर, कोहेरेंट सोर्सेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसका उपयोग क्या है, यानी कि कौन सी जगह काम किया जाता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये सारे बेसिक सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान देना आपको। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो वेवलेंथ का मापन करने के लिए, यानी कि वेवलेंथ मेजरमेंट के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो पोलराइजेशन है वो किस प्रकार की लाइट के लिए संभव है, यानी कौन सी लाइट है उसमें पोलराइजेशन किया जा सकता है उसका बताइए। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, या फिर दोनों के लिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, तो पोलराइजेशन है वो केवल ट्रांसवर्स के लिए ही उपयोग में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लाइट का डिफ्रेक्शन किस घटना से होता है, यानी कि लाइट में जो डिफ्रेक्शन की घटना होती है वो कौन सी घटना से होती है भाई। ऑब्स्टेकल से घुमाओ, रिफ्रेक्शन, या फिर रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, कौन सी घटना है जो डिफ्रेक्शन है, लाइट का डिफ्रेक्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो ये ऑब्स्टेकल के घुमाव से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोलरीमीटर में कौन सा कंपोनेंट आवश्यक है, पोलरीमीटर में क्या होना आवश्यक है, पोलराइजर और एनालाइजर, या फिर लेंस, मिरर, प्रिज्म, क्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो इसमें देखिए पोलराइजर और एनालाइजर ये दोनों का होना आवश्यक है पोलरीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, माइक्रो स्कोप जो होता है उसमें टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकाली जाती है, कुल आवर्धन कैसे निकाला जाता है बताइए, टोटल आवर्धन माइक्रोस्कोप में। तो ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई आईपीस मैग्निफिकेशन, या फिर ऑब्जेक्टिव प्लस आईपीस, कौन सा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए जल्दी से। तो ये होगा कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल आईपीस मैग्निफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यंग्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो यंग का प्रयोग है उसमें फ्रिंज विड्थ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि फ्रिंज विड्थ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए बताइए। स्क्रीन डिस्टेंस बढ़ाए, वेवलेंथ घटाए, स्लिट सेपरेशन बढ़ाए, या वेवलेंथ घटाए, बताइए क्या करना है। ये वेवलेंथ घटाए और बढ़ाए दोनों सेम ही आ गए, यहाँ पे बढ़ाई लगा लीजिए आप, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या राइट आंसर आएगा। तो देखिए जो फ्रिंज की विड्थ होती है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए ना अपन दूरी को एल को बढ़ा सकते हैं, और वेवलेंथ लेमड़ा को भी बढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा जो डिस्टेंस डी होती है, डी उसको घटाना पड़ता है, डी को घटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, एल को और इसको तो बढ़ाना है, तो राइट आंसर कौन सा होगा।
फ्रिंज बढ़ाने के लिए इसको घटा डी को घटाना पड़ेगा, स्क्रीन की डिस्टेंस और स्लिट सेपरेशन। बताइए, आप समझ गए होंगे, आपके पास एल बढ़ाना है, लेमड़ा बढ़ाना है और डी घटाना है इसमें से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जो रिफ्रैक्टिंग वाला बताते स्टार्टिंग में भाई दो दो प्रकार के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्रैक्टिंग वाला जो है अपवर्तन वाला, उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन कैसे होता है? लेंस के कारण वेवलेंथ अलग अलग फोकस करती है, या फिर मिरर के कारण? कौन सा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर? तो देखिए, जो क्रोमेटिक एब्रेशन है यानी कि अलग अलग कलर, वो लेंस के कारण वेवलेंथ अलग अलग फोकस करती है, उस कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको अजीबोगरीब लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट्स है जो कि डायरेक्ट कोई बताता नहीं है, लेकिन इस प्रकार थोड़ा सा घुमा देने से स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को कर नहीं पाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जबकि ये प्रश्न करना आना चाहिए और उनको इस लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटरफेरेंस की मैक्सिमा होती है, उसकी कंडीशन क्या है? कौन सी स्थिति में इंटरफेरेंस में मैक्सिमा बनता है? बताइए, फार डिफरेंस एन लेमड़ा हो, या फिर एन लेमड़ा बाई टू हो, लेमड़ा बाई टू हो, कौन सा इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 13 13। तो पार्ट डिफरेंस एन लेमड़ा होगा, जहाँ पे एन क्या है? इंटीजर। ठीक है, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? एन लेमड़ा। उसी स्थिति में मैक्सिमा की कंडीशन बनती है। क्वेश्चन नंबर ए है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भाई डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन की सबसे बड़ी इफेक्ट कब होती है? कौन सी स्थिति में डिफ्रेक्शन दिखाई देता है? वेवलेंथ लगभग ऑब्स्टेकल की साइज के बराबर होती है। जब सबसे ज्यादा प्रभावी कब होता है? सबसे अच्छा रिजल्ट कब आता है डिफ्रेक्शन का? वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल की जो साइज होती है वो लगभग वो होती है, या फिर वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है तब होती है? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। तो जब ये वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल की साइज लगभग बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल लगभग बराबर होनी, एग्जैक्ट बराबर होना जरूरत नहीं, लेकिन लगभग जब बराबर होती है तो उसी स्थिति में डिफ्रेक्शन सबसे अधिक इफेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन आप जानते होंगे क्या होता है? ध्रुवण। पोलराइजेशन किस प्रकार की वेव को प्रभावित करती है? तो पोलराइजेशन ट्रांसवर्स को ही प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, ठीक है, ट्रांसवर्स को, पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो माइक्रोस्कोप है उसमें रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए। तो इसको देखो क्या करना चाहिए, ऐसे पूछा है, या फिर ऐसे पूछा सकता है कि रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए करते हैं क्या करते हैं, या फिर रिजोल्यूशन कैसे बढ़ाया जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है। कैसे भी घुमाया जा सकता है, आप इसका भाव समझ लीजिए कि माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट और लार्ज अपर्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि तरंग जो ये तरंग दैर्ध्य है वो छोटा होना चाहिए प्रकाश की, और लार्ज एपर्चर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, टेलीस्कोप में फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने का क्या उपाय है? टेलीस्कोप है उसमें जो दृश्य अधिक दिखना चाहिए उसके लिए क्या करते हैं? आईपीस का फोकल लेंथ कम करते हैं, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 17। तो देखिए, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो कम कर देते हैं। क्या करते हैं? कम करते हैं, आईपीस का फोकल लेंथ कम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है उसमें फ्रिंज विड्थ है उसमें लेमड़ा क्या होगा? बताइए। भाई इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंज विड्थ लेमड़ा क्या होगी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, फ्रिंज विड्थ क्या होगी? ठीक है, ये लेमड़ा तो ऐसे दे रखा है भाई, उसकी तरंगदैर्घ्य लेमड़ा है, उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 18। ठीक है, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ लेमड़ा की जगह यहाँ पे बीटा करो आप। ठीक है, फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होगी? तो बीटा इक्वल टू, बताइए क्या होता है? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ये होता है लेमड़ा एल अपॉन डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो लेमड़ा एल अपॉन डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कई जगह कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कई जगह न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, घुमाया भी जा सकता है। लेकिन जब आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस एग्जाम से पहले बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में मैक्सिमम किस कंडीशन में आता है? डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में मैक्सिमम मैक्सिमा किस कंडीशन में आता है? कौन सी स्थिति में उच्चिष्ट आता है? बताइए। जब डी साइन थीटा एन लेमड़ा के बराबर हो, या डी कोस थीटा एन लेमड़ा के बराबर हो, कौन सा इनमें से राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए।
तो जब डी साइन थीटा ये वाला है ये एन लेमड़ा के बराबर होगा, उस स्थिति में मैक्सिमा आता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पोलरीमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, पोलरीमीटर में शुगर जो सॉल्यूशन है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन का मापन कैसे किया जाता है, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन का मापन कैसे किया जाता है बताइए। एनालाइजर को घुमा करके, लेंस को एडजस्ट करके, या मिरर को रिफ्लेक्ट करके, स्लिट से लाइट डाल करके, बताइए। 20 क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन का जो मापन किया जाता है वो एनालाइजर को घुमा कर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये पोलियोमीटर से जो शुगर सॉल्यूशन का जो प्रयोग है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एनालाइजर को घुमा घुमा करके ही परीक्षण करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, माइक्रोस्कोप में कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट, तो इसका मुख्य कार्य क्या है होता है 21 का, बताइए लास्ट में। तो ये क्या करते हैं, फोकस को बदलते हैं, किसको बदलते हैं, फोकस को बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में फोकल लेंथ बढ़ाने से मैग्निफिकेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई रिफ्रैक्टिंग वाला है, रिफ्रैक्टिंग, ठीक है, टेलीस्कोप, इसमें अगर फोकल लेंथ बढ़ा देते हैं तो मैग्निफिकेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्धन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्धन बढ़ जाएगा, घटेगा, या कोई चेंज नहीं होगा, क्या होगा 22 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, तो फोकल लेंथ बढ़ाने से देखिए मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाता है, फोकल लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भाई 23 है देखिए, इंटरफेरेंस, फ्रिंज ब्राइट या डार्क पैटर्न किस कारण से बनते हैं। इंटरफेरेंस के अंदर जो फ्रिंज है वो ब्राइट होती है बहुत सी जगह और बहुत सी जगह डार्क होती है, तो ये पैटर्न किस कारण बनता है, पार्ट डिफरेंस के कारण, वेवलेंथ डिफरेंस के कारण, एम्पलीट्यूड के कारण, या पोलराइजेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर दीजिए, बताइए क्यों 23 का राइट आंसर। तो ये पाथ डिफरेंस के कारण बनता है, किसके कारण, पाथ डिफरेंस के कारण, किसी में एन लेमड़ा होता है, ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस होता है उसके कारण ही ये ब्राइट और डार्क बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डिफ्रेक्शन की जो मिनिमम मिनिमम है डिफ्रेक्शन में, उसकी क्या कंडीशन है, कौन सी स्थिति में ये मिनिमम बनेगा या निम्नतम बनेगा, बताइए। ए साइन थीटा, एन लेमड़ा, बताइए इसमें क्या मिनिमम बनेगा या मैक्सिमम बनेगा, कौन सा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का 24 बताइए, 24 ध्यान से देखिए। तो डिफ्रेक्शन के अंदर जो मिनिमम बनेगा वो बनेगा ए साइन थीटा एन लेमड़ा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पोलराइज्ड जो लाइट है, ठीक है, दूरबीत जो प्रकाश है उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर ओसिलेशन किस प्लेन में होता है, बताइए। ध्रुवण जो होता है तो उसके जो विद्युत सदिश है उनका दोलन किस प्लेन में होता है, बताइए। सिंगल प्लेन में, मल्टी प्लेन में, रेंडम, नन। 25 का राइट आंसर दीजिए। तो ये एक ही प्लेन में होता है, ठीक है, केवल एक ही तल में दोलन करते हैं ये। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, माइक्रोस्कोप है उसमें न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई माइक्रोस्कोप में, लेंस का डिजाइन और इमर्सन टेक्निक किस कारण, मतलब किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। 26 का आंसर दीजिए, ठीक है, तो ये लेंस लेंस का डिजाइन और इमर्सन पर टेक्निक में बदलाव करके ये न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, देखिए टेलीस्कोप में जो क्रोमेटिक एब्रेशन है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, एक एक्रोमेटिक लेंस डालते हैं, सिंगल लेंस डालते हैं, मिरर या स्मॉल अपर्चर, क्या करते हैं भाई, क्रोमेटिक जो एब्रेशन है उसको कम करना है, बताइए 27। तो एक्रोमेटिक लेंस डाल देंगे भाई, क्रोमेटिक था उसको कम करना है तो एक्रोमेटिक लेंस डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इंटरफेरेंस फ्रिंजेज, देखिए इंटरफेरेंस जो फ्रिंजेज है मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए क्यों स्पष्ट होते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेज जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए क्यों स्पष्ट होते हैं, इसके लिए साफ दिखाई क्यों देते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, इंटरफेरेंस की जो फ्रिंज होती है वो, बताइए। तो वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है या फिर मल्टीपल वेवलेंथ होने के कारण, कोरेंट सोर्स नहीं है, लेंस एब्रेविएशन, कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है भाई 28 का, बताइए। तो इसमें क्या वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है, जो फ्रिंज ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसके अंदर वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है, इस कारण से जो फ्रिंजेज है वो स्पष्ट दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, डिफ्रेक्शन के लिए कौन सा स्लिट जरूरी है, भाई डिफ्लेक्शन के लिए स्लिट चाहिए, कौन सा चाहिए, तो नेरो स्लिट और कंपेरेबल टू लेमड़ा, ठीक है, स्लिट की जो होती है वो बिल्कुल नेरो होना चाहिए और इसके तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20
30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, पोलरीमीटर में ऑब्जर्व्ड रोटेशन ए किससे प्रभावित होता है? बताइए, पोलरीमीटर में जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन होता है वो वो किससे प्रभावित होता है? 30, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। ऑप्शन नंबर ए है ये, कंसंट्रेशन, पाथ लेंथ और स्पेसिफिक रोटेशन, इन तीनों से प्रभावित होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन, पाथ लेंथ और स्पेसिफिक रोटेशन, इन तीनों के कारण प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, माइक्रोस्कोप जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? माइक्रोस्कोप का छोटे वस्तुओं को बड़ा दिखाना, बड़े ऑब्जेक्ट को फोकस करना, लाइट वेवलेंथ। राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। तो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है माइक्रोस्कोप का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ऑब्जेक्टिव जो लेंस है किस प्रकार की छवि बनाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, अपराइट, मैग्नीफाइड, अपराइट। बताइए, ऑब्जेक्टिव लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है? 32 का राइट आंसर दीजिए। तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आईपीस का मुख्य कार्य क्या है? आईपीस का मुख्य कार्य क्या है बताइए? ऑब्जेक्टिव की इमेज को मैग्नीफाई करना, लाइट का रिफ्लेक्शन करना, अपर्चर कंट्रोल करना, लेंस क्लीनिंग। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए। तो ये इमेज को मैग्नीफाई करना, ऑब्जेक्ट की इमेज को और मैग्नीफाई करना, यही आईपीएस का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग वाला है, टेलीस्कोप में क्रोमेटिक एब्रेशन क्यों होती है भाई? लेंस में वेवलेंथ अलग अलग फोकस होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन होता है उसमें लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो मोशन होता है वो एक ही प्लेन में होता है, सिंगल प्लेन में होता है, एक ही तल में दोलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यंग का जो द्विझिरी प्रयोग है उसके अंदर फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो वो होगा बी इक्वल टू लेमड़ा एल अपॉन डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, एल ऊपर आएगा, डी नीचे आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जानते हैं, उसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए भाई? इंटरफेरेंस उसी स्थिति में होगा जब सोर्स कोहेरेंट होंगे। ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, सेंट्रल मैक्सिमम की स्थिति कब होती है? जब पार्ट डिफरेंस जीरो होता है तब सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, पार्ट डिफरेंस जीरो होता है तब। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पोलरीमीटर में ऑप्टिकल रोटेशन प्रभावित करता है किसको? कंसंट्रेशन को, पाथ लेंथ को। पोलरीमीटर में जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है? स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये तीनों को करता है, कंसंट्रेशन, पाथ लेंथ और स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, डिफ्रैक्शन की जो सबसे बड़ी इफेक्ट कब होती है भाई? डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा कौन सी स्थिति में बेस्ट रिजल्ट देता है? तो इसका होगा लेमड़ा जो है वो लगभग ऑब्स्टिकल की साइज के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है भाई? रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है माइक्रोस्कोप में? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत सी बार पूछा भी गया है। देखिए 41 का बताइए, क्या है इसका 41 का? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आर इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2 NA। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, टेलीस्कोप में जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होगा? टेलीस्कोप में पूछा है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर? को 42 का 42, तो एम इक्वल टू एफ ऑब्जेक्टिव और अपॉन एफ आई पीस। ठीक है, एफ अपॉन एफ नोट, एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ नोट ये होता है। ठीक है, एफ अपॉन एफ नोट, और ये नोट वाला क्या है? आई पीस, नहीं एफ ई, एफ ऑब्जेक्टिव अपॉन एफ ई। ठीक है, आई और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, एम इक्वल टू ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज कंडीशन क्या है भाई? इंटरफेरेंस के अंदर कौन सी स्थिति में जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसके लिए क्या, कौन सी शर्त जरूरी है बताइए ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए? पाथ डिफरेंस, एन लेमड़ा, बताइए 43। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है, पाथ डिफरेंस का जो एन लेमड़ा होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, डिफ्रेक्शन है, डिफ्रेक्शन, उसमें मिनिमम कंडीशन क्या है? मिनिमम होने की कंडीशन क्या है? कौन सी स्थिति में मिनिमम बनेगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए, जब ए साइन थीटा है वो एन लेमड़ा के बराबर होगा तो मिनिमम बनेगा। ठीक है, ए साइन थीटा एन लेमड़ा के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जो पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट वो
किस किसके द्वारा जनरेट की जाती है? पोलराइज्ड लाइट पोलराइजर के द्वारा, लेंस के द्वारा, प्रिज्म, मिरर। तो आपको पता है कि पोलराइजर के द्वारा ही पोलराइज्ड लाइट जनरेट की जाती है, ध्रुवित प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, माइक्रोस्कोप में कोर्स एडजस्टमेंट का कार्य क्या है? बताइए, कोर्स एडजस्टमेंट करते हैं उसका क्या कार्य है, क्यों किया जाता है? 46। तो ये रफ फोकस के लिए होता है, किसके लिए? रफ फोकस के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आईपीस का जो फोकल लेंथ होता है उसको बढ़ाने से मैग्निफिकेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आईपीस का जो फोकल लेंथ होता है उसको बढ़ाने से मैग्निफिकेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा? 47 बताइए, 47। तो इससे क्या होता है? मैग्निफिकेशन घटता है, ठीक है, आईपीस का, क्योंकि मैग्नी एम इजकल टू होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, लेकिन जो ये एफ ई बढ़ा देंगे, ठीक है, इसका आईपीस का फोकल लेंथ, अगर ये बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये घटा देंगे तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये घटेगा। तो ये समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले से रख के। तो मैग्निफिकेशन घटेगा अगर आईपीस का बढ़ाएंगे तो। अब देखिए, टेलीस्कोप जो है उसमें फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, 48। तो आई जो फोकल लेंथ है उसको कम कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पोलेरीमीटर में ऑब्जर्वर्ड रोटेशन फॉर्मूला क्या होगा? पोलेरीमीटर में ऑब्जर्वर्ड रोटेशन फॉर्मूला क्या होगा? बताइए 49। ये होगा अल्फा इजकल टू ये एल सी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यंग्स एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की विड्थ बढ़ाने के लिए किस चीज को बढ़ाया जाएगा? स्क्रीन की डिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा, स्लिट सेपरेशन को बढ़ाया जाएगा, वेवलेंथ को घटाया जाएगा, वेवलेंथ कांस्टेंट रखेंगे, क्या करेंगे बताइए फ्रिंज विड्थ बढ़ाने के लिए? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर दीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, डिफ्रेक्शन किस प्रकार की लाइट पर निर्भर करती है? देखिए, अगर आपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन नहीं किया है तो क्लास समझने में जरूर कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स का रिवाइज किया होगा तो ये क्लास आपको एकदम हलवा लगेगी, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ भी आपको हलवा ही लगेंगे। आपको सिर्फ रिविजन करना है शॉर्ट नोट्स का, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके साथ ही राजस्थान जीके के जो भी चैप्टर है उन सबको अच्छे से करना है, विशेषकर जो आधुनिक राजस्थान है, यानी कि प्रजामंडल, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, एकीकरण, और आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर, इन सबको ज़्यादा मतलब अच्छे से करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक सभ्यता वाला चैप्टर है, वहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, डिफ्लेक्शन की किस प्रकार की लाइट पर निर्भर करता है? डिफ्लेक्शन किस प्रकार की लाइट पर निर्भर करता है बताइए? 51 का आंसर दीजिए। तो डिफ्लेक्शन लाइट के वेवलेंथ पर निर्भर करता है, किस पर? वेवलेंथ पर। अगर वेवलेंथ कॉन्स्टेंट रहती है तो उसमें अलग प्रकार का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, माइक्रोस्कोप जो है उसमें न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? इमर्सन ऑयल और लेंस डिजाइन, या रिड्यूस अपर्चर, शॉर्ट ट्यूब लेंथ, फोर्स एडजस्टमेंट? 52 का बताइए, 52। तो देखिए, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाने के लिए इमर्सन ऑयल और लेंस का डिजाइन में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, टेलीस्कोप में जो क्रोमेटिक एब्रेशन होते हैं उसको कम करना है, कम करने के लिए एक्रोमेटिक लेंस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज होती है वो मोनोक्रोमेटिक की क्यों स्पष्ट होती है? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक में क्यों स्पष्ट होती है, यूँ पूछा है। मोनोक्रोमेटिक जब प्रकाश डालते हैं तब ज्यादा स्पष्ट क्यों होती है? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक होने के कारण वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है, इसलिए स्पष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग हो जो है उसमें मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है? डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है बताइए? 55 का राइट आंसर दीजिए, 55 का। तो देखिए, जो ग्रेटिंग मैक्सिमम है उसका है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमड़ा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, पोलेरीमीटर में शुगर का जो सॉल्यूशन है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? तो एनालाइजर को घुमाकर, लेंस को एडजस्ट करके कैसे किया जाता है बताइए? 50 का आंसर दीजिए। तो ये एनालाइजर को घुमा करके इसका मेजरमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए भाई, तो 57 है कि माइक्रोस्कोप है उसमें फाइन का जो एडजस्टमेंट का कार्य है, फाइन एडजस्टमेंट का जो कार्य है वो क्यों किया जाता है? एक्यूरेट फोकस के लिए, रफ फोकस के लिए, मैग्निफिकेशन चेंज के लिए, लेंस क्लीनिंग के लिए? बताइए 57 क्यों किया जाता है ये? तो तो इसका जो फाइन एडजस्टमेंट है वो तो एक्यूरेट फोकस के लिए किया जाता है। अब आप ये कमेंट करके बताना कि रफ फोकस के लिए क्या किया जाता है, जो कि अभी हमने बताया था, कमेंट करो।
क्वेश्चन नंबर 58, आई पीस में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? बताइए, आई पीस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? एम आई पीस इजकल टू 25 सेंटीमीटर अपॉन एफ। ये कौन सा राइट आंसर होगा इसका? 48, 58 का बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखो, एम आई पीस यानी कि आवर्धन ये होगा 25 सेंटीमीटर अपॉन एफ, जो कि आई पीस की फोकल लेंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, जो इंटरफेरेंस है उसमें जो मैक्सिमा किस प्रकार बनता है, कौन सी स्थिति में मैक्सिमा बनेगा? तो कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस एन लेमड़ा, या डिस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस एन लेमड़ा बाई 2। 59 का आंसर दीजिए, 59। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए, कंस्ट्रक्टिव पाथ होगा और उसमें पाथ डिफरेंस एन लेमड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, डिफ्रेक्शन स्लीट विड्थ। ठीक है, तो डिफ्रेक्शन में जो स्लीट की विड्थ है वो फ्रिंज पैटर्न पर क्या इम्पेक्ट डालती है? बताइए। अगर नैरो स्लीट होगी तो लार्जर डिफ्रेक्शन, वाइड स्लीट होगी तो लार्जर डिफ्रेक्शन, या फिर एनी स्लीट कोसी भी हो तो सेम डिफ्रेक्शन, या नो स्लीट कोई डिफ्रेक्शन। तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा डिफ्रेक्शन की नैरो वाइड होने पर? क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए स्लीट के? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए। तो अगर स्लिट नैरो होगी तो लार्जर डिफ्रेक्शन होगा। ठीक है, स्लिट क्या होगी? नैरो, तो डिफ्रेक्शन लार्ज होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भाई यंग्स जो डबल स्लिट है में फ्रिज की विड्थ को दुगना करने के लिए, ठीक है, फ्रिज की विड्थ को दुगना करने के लिए क्या किया जाएगा? स्क्रीन को डिस्टेंस को दुगना करे, या स्लिट सेपरेशन दुगना करे, वेवलेंथ आधा करे, कोरेंट सोर्स बदले, क्या करेंगे बताइए? क्वेश्चन नंबर 61 का बताइए। देखिए, स्क्रीन से जो डिस्टेंस है उसको अगर दुगना कर देंगे तो ये इसकी फ्रिंज की विड्थ बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, माइक्रोस्कोप में जो इमर्सन लेंस है वो क्यों लगाया जाता है? ये लगाया जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाने के लिए। ठीक है, इमर्सन लेंस, और क्या लगाया जाता है बताना? अभी अब मैंने बताया था लास्ट में, अगर आपको याद हो तो इसमें लिखना जरूर। ठीक है, अगर नहीं याद है तो ध्यान से पूरा फोकस क्लास में रखो, क्योंकि आप पूरा फोकस नहीं रख रहे हो इसलिए आपको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पोलराइज्ड जो लाइट है उसमें कौन सा कंपोनेंट फिल्टर करता है? पोलराइज्ड लाइट में कौन सा फिल्टर कंपोनेंट करता है? कंपोनेंट फिल्टर करता है बताइए। इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन में, मैग्नेटिक वेक्टर पैरेलल प्लेन में, लाइट एम्पलीट्यूड। बताइए कौन सा राइट आंसर आएगा इसका? 63, 63। तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, डिफ्रेक्शन जो पैटर्न है उसमें सेंट्रल मैक्सिमम के बाद कौन से मैक्सिमा आते हैं? ठीक है, कौन से मैक्सिमा आते हैं? फर्स्ट मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा आते हैं, कौन से आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ब्राइट फ्रिंज। बताइए। 64, 64। तो देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस प्रकार से मैक्सिमा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, पोलरीमीटर में जो सुपर सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रोटेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रोटेशन बढ़ती है या घटती है? बताइए। 65 राइट आंसर 65 का दीजिए। तो एकदम रोटेशन बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही है? बताइए, माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही है? भाई वेवलेंथ को कम करें और ना, और एनए बढ़ा दें, या फिर कोर एडजस्टमेंट बड़ा कर दें, आईपीस फोकल लेंथ बढ़ा दें, क्या करें बताइए रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर दीजिए। ठीक है, तो वेवलेंथ को कम करना और एनए को बढ़ाना, ठीक है, सबसे सही तरीका है रिजोल्यूशन बढ़ाने का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, जो टेलीस्कोप है उसमें रिफ्रैक्टिंग टाइप, इसका क्या एडवांटेज है? रिफ्रैक्टिंग टाइप है उसका एडवांटेज क्या है? रिफ्लेक्टिंग वाला है, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग टाइप का क्या एडवांटेज है? क्रोमेटिक एब्रेशन कम होता है, लेंस लाइट वेट, फोर्स फोकस बढ़ाना, फील्ड ऑफ व्यू घटाना। बताइए। 67, 67, 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है वो कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इंटरफेरेंस फ्रिंज जो होती है उनके शार्प होने के लिए क्या जरूरी है? इंटरफेरेंस जो फ्रिंज होती है उनके शार्प होने के लिए क्या जरूरी है? बताइए। 68, 68। तो देखिए, इसके लिए कोरेंट और मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, कोरेंट और मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए शार्प होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 69, 69 में देखिए, डिफ्रेक्शन जो है
उसके मिनिमम का ऑर्डर n बराबर 2 होने पर क्या रिलेशन है। अगर डिफ्रेक्शन का ऑर्डर n बराबर 2 है तो उसका कौन सा फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा बताइए। 69 में कौन सा राइट आंसर आने वाला है बताइए। 69 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए n बराबर 2 रखा है तो यहाँ पे अपन n लेमड़ा है, a साइन थीटा n लेमड़ा होता है, a साइन थीटा इक्वल टू n लेमड़ा। लेकिन n की जगह 2 रखे तो अपन यहाँ 2 रख देंगे तो 2 लेमड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए भाई, माइक्रोस्कोप में न्यूमेरिकल अपर्चर Na, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब Na बढ़ाने के लिए इमर्सन ऑयल का उपयोग क्यों किया जाता है। इमर्सन ऑयल से क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। 670 का आंसर दीजिए। तो इमर्सन जो ऑयल होता है वो लाइट की बेंडिंग को बढ़ाता है, इससे रिजोल्यूशन बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, जो पोलरीमीटर होता है उसमें ऑब्जर्वर्ड रोटेशन ए किसके प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्जर्वर्ड जो रोटेशन है ए वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ से या फिर ओनली कंसंट्रेशन से बताइए। 71। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये कंसंट्रेशन के भी समानुपाती होगा और पाथ पाथ लेंथ है उसके भी, या पाथ डिफरेंस है उसके भी समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन में जो फ्रिंज विड्थ है उस पर स्लिट विड्थ का क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रिंज चौड़ाई पर जो स्लिट स्लिट की चौड़ाई है उसका क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। नैरो स्लिट होगी तो फ्रिंज वाइड होगी, या वाइड स्लिट होगी तो फ्रिंज वाइड होगी, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। 72 का आंसर दीजिए। तो देखिए नेरो स्लिट होगी तो फ्रिंज वाइड होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, यंग्स एक्सपेरिमेंट जो यंग का प्रयोग है उसमें वेवलेंथ बढ़ाने पर फ्रिंज की विड्थ में क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। फ्रिंज की विड्थ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, हैं बीटा इजकल टू बताइए, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, लेमड़ा एल अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वेवलेंथ, तो लेमड़ा बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए भाई, पोलेराइड जो लाइट है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है। पोलर यानी कि ध्रुवित प्रकार किस पर प्राप्त किया जाता है। तो ट्रांसमिशन थ्रू पोलराइजर, ठीक है, तो पोलराइजर के अंदर ट्रांसमिट करा के पोलराइज लाइट को प्राप्त किया जाता है। 74 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 74 इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए, टेलीस्कोप में जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। टेलीस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे या आई पीस फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे बताइए। 75। तो देखिए आईपीस जो फोकल लेंथ है ना उसको घटाया जाता है, क्या कहता है घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको नए लग रहे होंगे लेकिन जब पेपर आएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन नए नहीं है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक भी आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि आप सीरियस स्टूडेंट है लेबर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस पे आने वाले जितने भी वीडियो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप उनको जरूर देखना। और इसका पता आप उस दिन आप बहुत खुश होंगे जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे। ठीक है, और जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे उस दिन आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं और जो भी बेनिफिट होता है आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए भाई, इंटरफेरेंस जो पैटर्न होता है उसके अंदर पाथ डिफरेंस है ना दे रखा है यहाँ पे कितना, 3 लेमड़ा अपॉन 2। तो उस पर फ्रिंज बताइए डार्क वाली बनेगी या फिर ब्राइट वाली बनेगी, क्योंकि एन लेमड़ा बाई 2 है यहाँ पे क्या है एन लेमड़ा बाई 2। तो एन लेमड़ा बाई 2 में बताइए डार्क फ्रिंज बनती है ब्राइट बनती है। 76 का राइट आंसर दीजिए। तो देखिए एन लेमड़ा होता है वहां पे तो ब्राइट बनती है, अरे एन लेमड़ा बाई 2 होता है वहां पे डार्क बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, माइक्रोस्कोप जो है उसमें कोर्स एडजस्टमेंट नोब की आवश्यकता क्यों होती है। कोर्स एडजस्टमेंट नोब इसकी क्या आवश्यकता होती है बताइए। रफ फोकस और लार्ज मूवमेंट। 77 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखिए रफ फोकस के लिए देख कोर्स एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और लार्ज मूवमेंट के लिए रफ फोकस और लार्ज मूवमेंट के लिए इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए भाई, डिफ्रेक्शन में जो लाइट बेंडिंग है वो कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है। वेवलेंथ और स्लिट विड्थ, ओनली एम्पलीट्यूड, ओनली पोलराइजेशन, लेंस कर्वेशन, बताइए डिफ्रेक्शन में लाइट की बेंडिंग कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है बताइए। 78 बताइए। तो देखिए वेवलेंथ और स्लिट विड्थ को स्लिट विड्थ है जो लाइट बैंड को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए भाई, जो पोलरीमीटर है उसमें स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि अल्फा क्या दर्शाता है। 79 का आंसर दीजिए। 79।
ठीक है, तो ये दर्शाता है सब जो सब्सटेंस है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पर यूनिट लेंथ एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, पर यूनिट लेंथ एंड कंसंट्रेशन में जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको दर्शाता है स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, माइक्रोस्कोप है उसके अंदर टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई आई पीस। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा, 80 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, एक मिनट, इसके अंदर 80 है शायद, 100 खत्म हो गए। तो देखिए 80 जो इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं इसके अंदर। अब आपको एक काम करना है कि जो एनसीईआरटी एग्जाम है उसके, वो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना स्टार्टिंग में, ये इसके टेलीस्कोप के और माइक्रोस्कोप के, वो एग्जाम्पल जरूर कर जाना, वहाँ से क्वेश्चन सीधा आ सकता है। ठीक है, जब वो क्वेश्चन एग्जाम्पल वहाँ दे रखे हैं तो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, इसलिए आपको बता दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल किसके, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप के और माइक्रोस्कोप के एनसीईआरटी एग्जाम्पल जरूर कर जाना। और ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, क्योंकि ये चैनल लेब असिस्टेंट वालों के लिए ही अभी समर्पित है, पूरा हमारा जो फोकस है लेब असिस्टेंट पे ही है, और आगे भी हम सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट करेंगे, और जब तक वो एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम अपना 100% उसी को देंगे। इसलिए आप जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई भी फ्रेंड्स वगैरह, तो आप इस पे कमेंट करना कि लेब असिस्टेंट के बाद में कौन सी एग्जाम की क्लासेज इसके ऊपर प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, जैसे एलडीसी वाले एग्जाम की हम सोच रहे हैं, अगर आप कमेंट करना, और उसके साथ ही हम देखेंगे सीईटी का भी, सीईटी और एलडीसी, इसके लिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लासेज लेके आएंगे। तो अगर वीडियो को आपने लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो। आप डायरेक्ट हमसे यहाँ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, और चैनल और इंस्टाग्राम सबके यहाँ स्कैनर दे रखे, स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें यूनिट 8 फिजिक्स की आने वाली है। टॉप 100 क्वेश्चन आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेबर असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह लेबर असिस्टेंट 2026 की तैयारी कर रहा है तो उनको ये शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।